हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड इन दिस चैप्टर अब बहुत ही छोटे टॉपिक्स रह गए हैं और उन्हीं एक छोटे टॉपिक में से है ईसीजी। तो कार्डियक साइकिल इन डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें आपने सीखा कि कैसे हार्ट सेल्फ खुद से अपने आप से, हार्ट इज मायोजेनिक, खुद से कैसे इम्पल्स जनरेट करता है, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती है। एंड देन किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या क्या होता है, पहले जॉइंट डायस्टोल होता है, देन एट्रियल सिस्टोल होता है एंड देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब जो डायरेक्ट ईसीजी पढ़ने आए हैं तो मैं उनको समझा देती हूँ कि भाई देखो, अगर ईसीजी अच्छे से आपको समझ आए तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप कार्डियक साइकिल की वीडियो देख के आइए, बिकॉज कार्डियक साइकिल जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज द ईसीजी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी? ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब अगर हम उसको स्प्लिट कर दें तो भाई क्या मतलब है? इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट, एंड इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रो तो ऑल द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट इज रनिंग अक्रॉस द हार्ट। अब देखते हैं क्या होता है भाई। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा सुना ज़रूर होगा, एक इस टाइप की मशीन होती है जिसमें कई सारी लीड्स होती हैं। उन लीड्स को बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे लगाया जाता है और फिर फाइनली एक पेपर, एक शीट ऑफ पेपर, एक स्ट्रिप ऑब्टेन होती है जिसमें कुछ पैटर्न्स रहते हैं, जिसमें कुछ इस टाइप के पैटर्न्स रहते हैं। ऐसे रिपीटिंग पैटर्न ऐसे आपको दिखते हैं, कुछ ऐसे करके पैटर्न्स दिखते हैं और फिर उन पैटर्न्स को देख के डॉक्टर्स अपना जो भी डायग्नोसिस है या कुछ भी इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन देते हैं। कुछ देखते हैं आप इस टाइप के वेव्स उसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दो वर्ड आए हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो भाई जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, इट इज द मशीन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये जो व्हाइट कलर की मशीन आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड वी यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, electrocardiogram. So now what is this electrocardiogram? Electrocardiogram is this sheet of paper, is the graph or the sheet of paper जो आपको obtain होता है इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन से। जो आपको एक पेपर obtain होता है जिसमें ग्राफ ड्रॉन होते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन एंड द पेपर, द स्ट्रिप ऑफ पेपर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। And what does this electrocardiogram represents? So this electrocardiogram is the graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. अब एक कार्डियक साइकिल में जो भी हार्ट की एक्टिविटी होती है, अब एक ही कार्डियक साइकिल तो हो नहीं रही है हार्ट में, देयर आर मल्टीपल कार्डियक साइकिल्स अकरिंग। सो जो भी एक्टिविटी होती है कार्डियक साइकिल में हार्ट के अंदर, उस सारी एक्टिविटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और दिस पेपर। तो दिस पेपर इंडिकेट्स द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल इन अ ग्राफिकल मैनर। तो ग्राफ के फॉर्म में इंडिकेट कर देता है। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या डिफरेंस है आपको क्लियर होना चाहिए। ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, चलो, तो हमें मशीन क्लियर हो गया, हमें पर्पस क्लियर हो गया उस मशीन का। नाउ अब कुछ और बातें देख लेते हैं कैसे उसको यूज करते हैं। To get an ECG, a patient is connected to a machine with 3 electrical leads, one to each wrist and to the left ankle.
दैट मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी। अब देखो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं ईसीजी में, तो ईसीजी में टोटल 12 लीड्स होती हैं। कितनी लीड्स होती हैं? टोटल 12 लीड्स। मशीन होती है जो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन जो होती है उसमें 12 लीड्स होती हैं। अब 12 लीड्स में से कुछ होती हैं यूनिपोलर लीड्स और कुछ होती हैं बायपोलर लीड्स। यूनिपोलर और कुछ होती हैं बायपोलर, ठीक है, यूनिपोलर और बायपोलर लीड्स। और या तो आप ऐसे क्लासिफिकेशन कर दो, कुछ लीड्स ऐसी होती हैं जिन्हें चेस्ट पे अप्लाई किया जाता है, थॉरेक्स रीजन में, चेस्ट पे, इन बिटवीन द इंटरकॉस्टल स्पेसेस, और कुछ दूसरी लीड्स ऐसी होती हैं जिन्हें हैंड्स एंड रिस्ट पे, जिन्हें रिस्ट और एंकल पे लगाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ टोटल ऑफ 12 लीड्स होती हैं। अब अगर हम इन 12 लीड्स का देखें तो जो मेजर लीड्स होती हैं, मेजर लीड्स को लगाया जाता है कहाँ पे? 1 to each wrist, राइट एंड लेफ्ट हैंड में। एक पहले जेल अप्लाई करते हैं और उस जेल को लगाने के बाद एक बड़ा सा क्लिप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस क्लिप जैसे स्ट्रक्चर को राइट और लेफ्ट रिस्ट, दोनों रिस्ट में लगाते हैं। देन अगेन बाय अप्लाइंग जेल, लेफ्ट एंकल, जो हमारा लेग है, लेफ्ट लेग में सबसे नीचे लेफ्ट एंकल पे एक लीड लगाई जाती है, and the remaining leads are attached on the chest near the heart। अब हार्ट में भी उन लीड्स को लगाने के लिए स्पेसिफिक पोजीशन होती है जो अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एट दिस लेवल। वो क्या पोजीशन होती है? लाइक द लीड इज अप्लाई, फर्स्ट लीड विल बी अप्लाइड ऑन थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, देन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। इस तरीके से अलग अलग पोजीशन पे लीड्स को अप्लाई किया जाता है इन द चेस्ट रीजन। तो मेजर लीड्स, आपको 3 लीड्स जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपको उनका याद रखना है कि जो मेजर 3 लीड्स होती हैं उनको हम कहाँ अप्लाई करते हैं? लेफ्ट एंड राइट रिस्ट, दोनों रिस्ट पे अप्लाई किया जाता है उन लीड्स को, एंड लास्टली ऑन द लेफ्ट एंकल, दैट मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी। और इन लीड्स से हम क्या ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं? बाय अप्लाइंग दीज लीड्स हम लोग हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ऐसी पोजीशंस पे क्यों लगाई? लेफ्ट एंकल पे लगा दी, रिस्ट पे लगा दी, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी डोमिनेंट हार्ट, ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जिनसे हार्ट की एक्टिविटी बहुत ही क्लियरली समझ आती है। तो इसीलिए इन लीड्स को वहाँ पे अप्लाई किया, और ताकि हमें हार्ट की एक्टिविटी का एक काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आइडिया मिल पाए। ओके, then for a detailed evaluation of heart's function, multiple leads are attached to the chest region। तो मैंने अभी वही आपको समझाया, multiple leads ऐड करते हैं हम chest वाले रीजन में और ankle रीजन में और दोनों रिस्ट में, जिससे हमें the complete activity of the heart के बारे में आइडिया मिल जाता है। ओके, क्लियर? ठीक है। Now एंड ECG कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। अब एक सिंपल ECG में अगर आप देखो तो सिंपल ECG होती है, उसमें कुछ वेव्स दिखती हैं। अब ग्राफ है तो ग्राफ में इट इज इंडिकेटेड इन फॉर्म ऑफ द वेव्स। अब अगर आप वेव्स की बात करो तो देखो, आपको ये जो डायग्राम है, दिस इज द बेस्ट डायग्राम डिपिक्टिंग द कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट और द कार्डियक साइकिल। तो फर्स्ट वेव जो हमें दिखती है, इट इज नोन एज द P वेव। जो हमें पहले एक छोटा सा ऐसे करके थोड़ा सा आपको ब्लंट पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट दिख रहा है, फर्स्ट वेव जो आपको ऑब्जर्व हो रही है, दिस इज द P वेव। एंड व्हाट डज P वेव्स इंडिकेट? हर वेव का एक सिग्निफिकेंस है, हर वेव कुछ एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इंडिकेट कर रही है। तो व्हाट डज P वेव इंडिकेट्स? P wave represents the excitation or the depolarization of atria which causes atrial systole, which causes atrial systole। तो जो P वेव होती है वो कौन सी एक्टिविटी ऑफ द कार्डियक साइकिल को डिपेक्ट करती है? इट डिपेक्ट्स द एट्रियल सिस्टोल। तो और एट्रियल सिस्टोल कब होगा? व्हेन देयर इज एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया और द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, देन व्हाट विल हैपन इज द सिस्टोल। तो व्हाट डज दिस P वेव इंडिकेट? दिस P वेव इंडिकेट्स द एट्रियल सिस्टोल। अब भाई इसीलिए मैंने बोला था कि पहले कार्डियक साइकिल पढ़ के आओ। क्यों? क्योंकि अब आपको एट्रियल सिस्टोल वहीं अच्छे से समझ में आएगा। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको सिस्टोल सिर्फ इतना ही समझा सकती हूँ कि इट इज द कंट्रैक्शन। दोनों जो एट्रिया है, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया ऑफ द हार्ट, दे आर कंट्रैक्टिंग। दिस इज एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियल सिस्टोल कब होता है? व्हेन देयर इज डीपोलराइजेशन, व्हेन देयर इज डीपोलराइजेशन। तो फर्स्ट वेव इज द P वेव। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव एक कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। P वेव तो छोटी सी दिख रही है, फिर यहाँ भी T दिख रहा है, वो भी छोटी सी दिख रही है, बट बीच में ये कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है।
दिस स्ट्रक्चर, द बिग स्ट्रक्चर, बड़ा सा स्ट्रक्चर इज नोन एज QRS कॉम्प्लेक्स। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? द QRS कॉम्प्लेक्स। एंड नाउ व्हाट डज दिस QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट? इट रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो नाउ वेंट्रिकल्स आर गेटिंग डीपोलराइज्ड, मीन्स देयर इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, which means there is ventricular systole। अब की बार ये जो QRS है, इतना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सेंटर में, इट इज इंडिकेटिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ वेंट्रिकल्स आर कंट्रैक्टिंग, वेंट्रिकल्स आर कंट्रैक्टिंग, तब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो रहा है। पी वेव में क्या हो रहा था? ऑरिकल का सिस्टोल हो रहा था, और अब QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो रहा है। अब अगर वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हुआ तो ऑरिकल्स क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, दे विल गेट डायस्टोल, वो धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम नन ऑफ द वेव इज डिपिक्टिंग दैट, अभी वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लेवल पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि पी वेव इज इंडिकेटिंग द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया और द एट्रियल सिस्टोल। Then QRS complex is indicating the depolarization of ventricles, that is ventricular systole. अब एक last wave रह जाती है, that is the T wave, that is the T wave. So now what does this T wave indicate? The T wave represents the repolarization of ventricle. Repolarization of ventricle मतलब कि ventricular diastole. What does it indicating? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो रीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स का, रीपोलराइजेशन हो रहा है मतलब कि वेंट्रिकल्स दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग, दैट इज डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं और डिपिक्ट कर रहे हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इट इज डिपिक्टेड बाय टी वेव। अब जिसने कार्डियक साइकिल अच्छे से पढ़ी है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मैम ऑरिकल का डायस्टोल कहाँ चला गया। ऑरिकल का सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकल का डायस्टोल हो गया, लेकिन ऑरिकल का डायस्टोल कहाँ चला गया? तो जिसने कार्डियक साइकिल पढ़ी है वो ये बात जानते हैं, और जिसने नहीं पढ़ी तो वो सुन लीजिए। ऑरिकल का जो डायस्टोल होता है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन का होता है, ठीक है, और वो जनरली ओवरशैडो हो जाता है बाय वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जनरली वेंट्रिकल का डायस्टोल जो है वो ऑरिकल के सिस्टोल को ओवरशैडो कर लेता है। दैट इज वाई इतना क्लियर कट हमें ऑरिकुलर सिस्टोल जो है, डायस्टोल जो है वो हमें इतना क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता। ओके समझ आ गई बात पूरी। तो सिंपल ईसीजी में कितनी वेव्स होती हैं? देयर आर 3 वेव्स। नंबर 1 वी हैव पी वेव which depicts the activation of atria or the auricular systole। कि अब ऑरिकल्स एक्टिव हो गए हैं, डीपोलराइजेशन हुआ है ऑरिकल्स का, डिपिक्टिंग द पी वेव। देन नेक्स्ट वी हैव QRS complex। तो QRS complex is depicting the activation of ventricles, that is ventricular systole। Now lastly there is T wave which is indicating the repolarization of ventricles, मतलब ventricles वापस से अपनी normal position पे आ रहे हैं, that is ventricular diastole। So this is everything about ECG। It has P wave, QRS wave and T wave। अभी यही सबसे ज़्यादा important है। अब जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो अलग अलग लीड्स होती हैं, पोलर लीड्स, एपोलर लीड्स, बायपोलर, यूनिपोलर, उनके बेसिस पर अलग अलग तरह के पैटर्न आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे ऑब्जर्व होते हैं, और आपको हर लीड के पैटर्न को स्टडी करना होता है। बट बेसिक इज दिस पी, QRS एंड टी वेव। तो आपको ये 3 बेसिक वेव्स का आइडिया होना ही होना चाहिए। ओके आगे सारी की सारी बात समझ। और टीवी में कैसे दिखाते हैं भाई ये ECG को? कोई रहता है बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में, उसको लेके जाते हैं, फिर सर्जरी स्टार्ट करते हैं, और फिर एक मॉनिटर होता है, उस पर पीप 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 आवाज़ आती रहती है ना, और हार्ट बीट चलती रहती है, उसमें कुछ नंबर्स आपको दिखते हैं, और फिर अचानक से बोलते हैं अरे हम उसे नहीं बचा पा रहे, जल्दी कुछ करो जल्दी कुछ करो, ऐसे पैनिक करने लगते हैं। फिर अचानक से पी करके उस मॉनिटर पर ऐसे स्ट्रेट लाइन चलने लगती है। तो व्हाट डज दिस, दैट स्ट्रेट लाइन इज इंडिकेटिंग। अभी पहले वहाँ पे जब पिप 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 चल रहा था, जब वहाँ पे पिप 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 चल रहा था तो कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिल रहे थे पिप 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 में, और जब पीप हुआ तो फिर ये लाइन हो गई स्ट्रेट। ऐसे होता है टीवी में, इतना ही ड्रामेटिक दिखाते हैं। तो भाई क्या है ये? इसका सीधा सीधा ये है मतलब कि जब देखो वो इंसान जिंदा था, उसको जब बचा पा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, सर्जरी चल रही थी, ठीक है वो चल रहा था, उसकी कार्डियक एक्टिविटी दिख रही थी,
बट अब ही इज नो मोर, हो सकता है उसका हार्ट फेल हो गया है, कुछ मेजर ब्लड लॉस हो गया, किसी भी रीजन से नाउ दैट पर्सन इज नो मोर, उस पर्सन की अगर डेथ हो गई है, सो देयर इज नो कार्डियक एक्टिविटी, पूरी तरीके से कार्डियक एक्टिविटी बंद हो गई है, इसलिए लाइन कैसी हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, लाइन कैसी हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। आगे पूरी कहानी समझ, इंटरेस्टिंग कहानी है ना ईसीजी की, बहुत ही ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग कहानी, बट छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है शॉर्ट नोट में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ और डाउट्स हैं तो वो भी पूछ लो, और इससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो वो भी पूछ लो, और सबको समझ आ गया है, मज़ा भी आ गया है, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।